गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया था। क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि हम इसका नाम कैसे लिखें। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम हम दो तरीके से करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, और अगर अपने पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तब उसका नाम हम कैसे लिखें, और अपने पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो अगर अपने पास कार्बोहाइड्रेट में तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर अपने पास प्रेजेंट है तब जब हम उसका नाम नोमेनक्लेचर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एल्डो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओच, यानी कि अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आया तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, एल्डो लिख देंगे। फिर नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 2 कार्बन है तो 8 है, 3 कार्बन है तो अपने पास ट्राई है, 4 है तो टेट्रा है, 5 है तो पेंटा है, इस प्रकार से अपने को लिखना है। और इसी प्रकार से ठीक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आता है तो पहले क्या लिखेंगे, कीटो, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन और उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ओज वर्ड जोड़ देंगे। तो दो तरीके से क्या करते हैं हम नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का नामकरण करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपने पास दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो होता है अपने पास एल्डिहाइड और दूसरा अपने पास कौन सा होता है, कीटोन। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अपने पास आता है तो नाम कैसे लिखेंगे, एल्डो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओज, यानी कि कहने का मतलब ओज अनुलग्न अपने को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि सुफिक्स अपने को ऐड करना है। ठीक इसी प्रकार से कीटो प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओज, यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए कीटो जोड़ देंगे, नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उतने रख देंगे और उसके लास्ट में सुफिक्स क्या जोड़ देंगे, ओज वर्ड हमें जोड़ देंगे। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया ग्लूकोज का, पहला एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है CHOH की होल 4 और CH2OH, यानी कि CHOH हैं वो कितनी बार आते हैं, बीच में 4 बार आते हैं, और CH2OH। तो अपने पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आया, तो हम पहले क्या लिख देंगे, एल्डो प्लस नंबर ऑफ कार्बन अपने पास कितने हैं, 6 हैं, तो क्या लिख देंगे, हेक्स, और लास्ट में क्या जोड़ना है अपने को, ओज वर्ड जोड़ना है, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोज। तो ग्लूकोज का एक और नाम होगा, वो नाम क्या होगा अपने पास, एल्डो हेक्सोज नाम होगा। जैसे नेक्स्ट हम ले लेते हैं राइबोज। राइबोज जो है उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, स्ट्रक्चर CHOH की होल 3 और CH2OH, ये इसकी क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए क्या लिखेंगे, एल्डो लिखेंगे। टोटल अपने पास 5 कार्बन है इसलिए क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ओज वर्ड जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्डो पेंटोज। तो राइबोज जो शुगर है उसका दूसरा नाम एक और होता है, और वो क्या होता है, एल्डो पेंटोज। नेक्स्ट जैसे प्रकार से हम थ्रियोज शर्करा लें, थ्रियोज शुगर फॉर्मूला CHOH की होल 2 और CH2OH। अपने पास ये अपने पास थ्रियोज का फॉर्मूला है, अपने पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो लिख देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला है C4H8O4। तो ये अपने पास क्या आ गया है, थ्रियोज का फॉर्मूला। अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए एल्डो लिख देंगे, टोटल 4 कार्बन है इसलिए क्या लिख देंगे, टेट्रा प्लस ओज, नाम क्या हो जाएगा, एल्डो टेट्रोज, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम एल्डो हेक्सोज, राइबोज शुगर का दूसरा नाम एल्डो पेंटोज, और अपने पास थ्रियोज शुगर का नाम क्या हो जाएगा, एल्डो टेट्रोज। अपने पास डीएनए जो होता है और आरएनए जो होता है उसके अंदर पाई जाती है राइबोज शुगर।
तो हमने आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं डीएनए है, आरएनए है, वो सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड से बने, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी बेस और अपने पास राइबोज शुगर और अपने पास फास्फेट ग्रुप होता है। लेकिन जो राइबोज शुगर है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अगर अपने को राइबोज शुगर ऐसे डायरेक्ट नाम लिखे राइबोज शुगर, तो अपने पास इसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में अपने को कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अगर इसका नाम मैं ऐसे लिख देता हूँ एल्डोपेंटोज, तो एल्डोपेंटोज नाम लिखा हुआ, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि जो अपने पास डीएनए और आरएनए जो होते हैं उसके अंदर पाई जाने वाली जो राइबोज शुगर है, चाहे वो राइबोज शुगर हो चाहे वो डीऑक्सी शुगर हो, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है अपना, वो कौन सा होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपने पास है कीटोन। तो कीटोन में हमने एग्जांपल लिया है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। जबकि फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और फॉर्मूला क्या है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH की होल थ्राइस और CH2O। टोटल अपने पास 6 कार्बन है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए क्या लिख देंगे? कीटो। 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ओज जोड़ देंगे। नाम क्या हो जाएगा अपने पास? कीटोहेक्सोज। तो फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है? कीटोहेक्सोज है। जैसे ग्लूकोज नाम लेने से अपने उसके अंदर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को नहीं बता सकते, लेकिन अपने को कहता है एल्डोहेक्सोज में कौन सा अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, तो कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड। जैसे अपने को कहे फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अपने को ये कह दिया जाए कीटोहेक्सोज, तो इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज कहते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ओज क्या लगाते हैं? किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए सुफिक्स वर्ड जोड़ा जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, मेनोज, राइबोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इन सब के अंदर ओज जो वर्ड जोड़ा गया है वो किस लिए जोड़ा गया है? कार्बोहाइड्रेट के लिए सुफिक्स वर्ड जोड़ा गया है। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है ग्लूकोज, यानी कि अब कंप्लीटली हम एक्सप्लेन करके एक एक करके पढ़ें। तो पहला टॉपिक जो आता है वो आता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज है वो किस प्रकार से बनता है, ग्लूकोज का हम क्या क्या नाम लिखते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो सब हम ग्लूकोज के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अपने पास आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं C6H12O6। ग्लूकोज की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, CHO, CH2OH, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। ये पहला कार्बन नंबर 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और यहाँ पर कौन सा कार्बन है? छठवां कार्बन है। यहाँ पर OHH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर OHH और यहाँ पर OHH। ये अपने पास क्या आता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है। इसको हम सिंपली इस प्रकार से लिखते हैं, CHO, CHOH की होल 4 और CH2OH। तो सिंपली या तो हम ऐसे लिख लें उसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, और या फिर हम ऐसे लिख लें। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से हमने अपने उसको क्या प्राप्त होता है? इसका अभिविन्यास अपने को हम देख सकते हैं, इसका हम कैसे कैसे नाम लिख सकते हैं। तो देखो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का दूसरा नाम हमने एक और लिखा है, और वो नाम हमने क्या लिखा था? एल्डोहेक्सोज लिखा था। नेक्स्ट एक नाम और भी लिखते हैं हम ग्लूकोज का, D+ ग्लूकोज, D+ ग्लूकोज। यहाँ पर D जो है वो क्या बताता है? इसका अभिविन्यास बता रहा है। नेक्स्ट जो प्लस का जो साइन हमने लगाया है वो ये बता रहा है कि ये जो है वो PPL को क्या करता है? क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्या करता है? क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर हम ग्लूकोज के अंदर से गुजारें तो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देता है? क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, यानी क्लॉकवाइज घुमा देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्लस साइन भी लगाते हैं। तो ये हो गया अपने पास D+ ग्लूकोज। इसको हम डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। डेक्सट्रोज शुगर कहने का रीज़न भी मैंने क्या बताया? यही बताया जो प्लस का साइन लगाया है। देखो पुरानी बुक में और न्यू बुक में क्या फ़र्क है? पुरानी बुक में जो प्लस वाला साइन था उसको हम क्या लिख रहे थे? स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर आपने पास स्मॉल d लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस वाले साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस वाले साइन को रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉल l करता है। यहाँ पर जो कैपिटल D जो लिखा है उस कैपिटल D का एक अलग रीजन है,
वो रीज़न क्या है कि जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें डी और एल दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डी एंड एल दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये जो डी एल है वो नोमेनक्लेचर के हिसाब से किया जाता है। आज तक हमने नोमेनक्लेचर दो ही पढ़े हैं, मतलब कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम, लेकिन नोमेनक्लेचर में कई सारे आते हैं, जैसे कॉमन नेम आ गया, IUPAC नेम आ गया, उसके बाद में क्या आता है DL नोमेनक्लेचर आता है, उसके बाद में RS नोमेनक्लेचर आता है, और उसके बाद में EZ नोमेनक्लेचर भी आता है। तो अपने पास DL नोमेनक्लेचर भी आता है। DL नोमेनक्लेचर हम कैसे देते हैं, बड़ा सिंपल है, सबसे सिंपल है वो DL नोमेनक्लेचर है। DL नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं कि अपने पास एक फंडामेंटल अपने पास जो दिया गया है, अपने पास जो फॉर्मूला दिया गया है, उसमें अपने को अनसिमेट्रिकल कार्बन पहचानना है, यानी कि असमित कार्बन पहचानना है। तो मैं असमित कार्बन को स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये असमित कार्बन है, ये असमित कार्बन है और ये असमित कार्बन है। कहने का मतलब ग्लूकोज में 4 असमित कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। हम इसको असमित कार्बन क्यों कह रहे हैं, यानी कि अनसिमेट्रिकल कार्बन हम क्यों कह रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती हैं। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती हैं। और इन चारों वैलेंसियों पर जुड़े हुए ग्रुप हैं, अगर वो क्या हों, सारे के सारे अलग अलग होते हैं वो ग्रुप, तो हम उसको क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। यानी कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती हैं, और चारों वैलेंसियों पर जुड़े हुए ग्रुप अगर अपने पास क्या आए, अलग अलग आए हैं, क्या आए, अलग अलग हों, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कार्बन। तो जैसे इस कार्बन की हम बात करें तो इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन की जो वैलेंसी 4 हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इस वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पे CHO जुड़ा हुआ है, इस पे OH जुड़ा हुआ है, और इस पर तो बहुत सारा मैटर जुड़ा हुआ है, ये वाला सारा का सारा। जैसे इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के ऊपर ये अलग ऊपर वाला मैटर है, ये नीचे वाला मैटर, इधर OH और इधर H। कहने का मतलब चारों के चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, चारों वैलेंसी पर वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, असमित कार्बन कहते हैं। और जब अपने को असमित कार्बन बहुत सारे अपने पास हैं, या सीधा सीधा मैं कहता हूँ कि असमित कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर राइट साइड में होता है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, डी वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर अपने पास लेफ्ट साइड में आता है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एल वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, DL नोमेनक्लेचर भी ग्लिसरैल्डिहाइड से दिया जाता है। ये OH, ये H और ये CH2OH, ये अपने पास है ग्लिसरैल्डिहाइड। इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ग्लिसरैल्डिहाइड, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। तो डी वर्ड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन पे जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इस कार्बन को मैं क्या कहूँगा, अनसिमेट्रिकल कार्बन कहूँगा। और इस अनसिमेट्रिकल कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो किस साइड में है, राइट साइड में है। किस साइड में है, राइट साइड में। तो पहले कौन सा वर्ड लगा देंगे, डी लगा देंगे, यानी कि डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार से इस OH को मैं लेफ्ट साइड में कर दूँ, यानी कि OH इधर और H इधर, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एल ग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल ग्लिसरैल्डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो DL नोमेनक्लेचर क्या है, सिंपल है। DL नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर अपने पास कोई अनसिमेट्रिकल कार्बन आता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो उसका अनसिमेट्रिकल कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर राइट साइड में होता है तब हम क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में आता है तब क्या लिखते हैं, हम L लिखते हैं। लेकिन अगर किसी के पास तो एक ही हो अनसिमेट्रिकल कार्बन और किसी के पास एक से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, जैसे जिस प्रकार से ग्लूकोज के पास कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो जिनके पास एक से ज़्यादा अनसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं उनके लिए लास्ट वाला जो अनसिमेट्रिकल कार्बन है वो यूज करना है। तो अपने पास यहाँ पर कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे अनसिमेट्रिकल हैं, तो अपने को कौन सा कार्बन यूज करना है, 5वां कार्बन देखना है, यानी कि लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन देखना है। और लास्ट अनसिमेट्रिकल कार्बन कौन सा है, 5वां। और इसके ऊपर OH किस साइड में है, राइट साइड में। राइट साइड में तो हम कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं, डी वर्ड यूज करने वाले हैं। कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं, डी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लस। इस प्लस का मतलब क्या है कि जब भी ग्लूकोज के लिक्विड सॉल्यूशन में से, यानी कि जलीय विलयन के अंदर से अगर हम PPL को, प्लान पोलराइज्ड लाइट को अगर हम गुजारते हैं, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को इसके अंदर से गुजारते हैं, तो वो PPL को, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो प्लस साइन लगाया, अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देता तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। जैसे फ्रक्टोज के लिए हम नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, D माइनस फ्रक्टोज, D माइनस फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज का जो सॉल्यूशन होगा, लिक्विड जो सॉल्यूशन होगा फ्रक्टोज का, वो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। किसको, PPL को। किसको, PPL को। तो अपने पास ग्लूकोज ये फॉर्मूला, ये इसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद इसका दूसरा नाम एल्डोहेक्सोज था। नेक्स्ट इसका नाम हमने D+ ग्लूकोज लिखा। D का मतलब यहाँ पर क्या है, उसका अभिविन्यास बता रहा है।
यानी कि DL एक नोमेनक्लेचर है। DL नोमेनक्लेचर किसके हिसाब से दिया गया है? ग्लिसरॉल्डिहाइड के हिसाब से दिया गया है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के हिसाब से कैसे दिया गया है कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल कार्बन यानी कि असमित कार्बन, और असमित कार्बन का मतलब जब कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं उन चारों वैलेंसी पे जुड़े हुए जो समूह जो हैं वो सारे के सारे अगर अलग अलग हों तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल कार्बन यानी कि असमित कार्बन, असमित कार्बन कहेंगे हम उसको। और उस असमित कार्बन के ऊपर अगर OH राइट साइड में आता है तो D वर्ड यूज करना है, और लेफ्ट साइड में आता है तो L वर्ड यूज करना है। तो अपने पास ग्लूकोज में एक से ज़्यादा अनसिमेट्रिकल कार्बन है, असमित कार्बन है, तब अपने को लास्ट वाला असमित कार्बन देखना है कि लास्ट असमित कार्बन जो है वो है उसके ऊपर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ वो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है। तो राइट साइड में, इसलिए हम उसके लिए क्या लिख रहे हैं? D लिख रहे हैं। यहाँ पर जो प्लस का जो साइन है वो अपने को क्या बताता है कि PPL को वो किस साइड में घुमा रहा है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो प्लस साइन का है, इसका मतलब PPL को राइट साइड में घुमा रहा है, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक इसका जलीय विलयन होगा, यानी कि क्लॉकवाइज ये रोटेट होगा PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसका लिक्विड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट इसको हमने कहा है डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। डेक्सट्रोज शुगर कहने का रीजन भी यही है कि जब इसका जलीय विलयन है और उसके जलीय विलयन से PPL को गुजारा जाता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, तो ये PPL को क्या कर देता है? क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। ग्रेप्स शुगर यानी कि ग्रेप्स का मतलब सभी जानते हो आप, अंगूर, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो पके हुए अंगूरों से, मीठे फलों से और शहद से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं। ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज है वो पके अंगूर, शहद और मीठे फलों से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के कई नाम हो गए। ग्लूकोज फॉर्मूला हो गया, एल्डोहेक्सोज इसका नाम हो गया, D+ ग्लूकोज इसका नाम हो गया, डेक्सट्रोज शुगर नाम हो गया, ग्रेप्स शुगर नाम हो गया। ये सारे के सारे नाम किसी के हैं? ग्लूकोज के ही हैं, और ये ग्लूकोज की क्या है? स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि ग्लूकोज को हम किस प्रकार से बनाएं। ग्लूकोज को हम किस प्रकार से बनाएं? तो ग्लूकोज को बनाने के लिए हम एक सिंपल रिएक्शन जो 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी ग्लूकोज को हम कैसे बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसको हमने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में हम लिखते आए हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो लीफ यानी पत्तियों से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, जड़ से H2O लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल जो लीफ के अंदर होता है, इसके 6 मोल और इसके भी 6 मोल यूज होते हैं, और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और ये अपने को क्या देते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन के भी कितने मोल बनते हैं? 6 मोल यहाँ से बनते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ये रिएक्शन है वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि हरित लवक में होती है पेड़ पौधों के। तो ये रिएक्शन तो आप काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। लेकिन यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, और हम भी ये कहते हैं कि पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ जो होती हैं वो अपने को क्या देती हैं? ऑक्सीजन देती हैं। तो ये जो ऑक्सीजन जो बना है वो CO2 से बना है या फिर H2O से बना है? ये भी क्वेश्चन अपने पास कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको लिखने का इस प्रकार से लिखें, X CO2 प्लस Y H2O, X CO2 प्लस Y H2O आपस में रिएक्शन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तब ये क्या बनाते हैं? CXH2OY प्लस YO2 बनाते हैं, प्लस YO2 बनाते हैं। X एंड Y इक्वल्स टू कितना आता है? 6 रहता है। कितना रहता है? 6 रहता है। तो 6 CO2 प्लस 6 H2O, और यहाँ पर क्या लिखा हमने? CXH2OY यानी कि C6 और H2O की होल 6। तो अपने पास क्या आ गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला ही बन गया। और Y
O2 यानी कि 6O2। तो ये Y जो है वो कहाँ से लिया गया है, H2O से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, H2O से। इसलिए यह ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के दौरान जो क्या बनती है, ऑक्सीजन जो बनती है, वो ऑक्सीजन हमेशा H2O यानी कि जल के विघटन से ही अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम स्टार्च से बना सकते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला हमने लिखा था C6H10O5 और इसके हमने क्या लिखा था, N लिखाया था, और इस N का मतलब क्या था, मोर देन 1000 यूनिट, मोर देन 1000 यूनिट्स। तो इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि H2O इसमें जोड़ें तो N यूनिट किसकी जोड़ी जाएंगी, H2O की जोड़ी जाएंगी। तो जब इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, C6H10 है और 2 और जुड़ जाएंगे तो H12 है, O6 है, और ये क्या लगा देंगे हम, N इसके पहले लगा देंगे, यानी कि इसकी कितनी यूनिट बनने वाली है, N यूनिट बनने वाली है। जितनी N यूनिट यहाँ और यहाँ दोनों N यूनिट आपस में, ये आपस में जुड़ेंगे तो कंबाइंड हम यहाँ पर कर देंगे। ऐसे मत कर दें कि 50 यूनिट इसकी और 50 यूनिट इसकी, तो 50 और 50 कितनी हो गई, 100, तो 100 यूनिट ग्लूकोज की बनेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 50 यूनिट हम किसके लिए, इसकी लेकर अगर हमने स्टार्च बनाया है और ये बनाया है तो इसकी मिलकर ही क्या बनने वाली है, उतनी ही यूनिट बनने वाली है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से बनाएं। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11 और इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H2O जोड़ देंगे और अपने को एंजाइम लेना इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इसके साथ जुड़कर क्या बनाएगा ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। और मैंने बताया भी था सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो क्या है, एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है जिसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो क्या होती है, ग्लूकोज होती है और एक क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़कर क्या बनाती हैं, सुक्रोज बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सुक्रोज बनाती हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से H2O बाहर निकालते हैं तो सुक्रोज बन जाएगी और सुक्रोज में वापस H2O अगर हम जोड़ें इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो अपने को क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होती हैं। तो इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो लास्ट वाली है। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से हम किस प्रकार से ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन अपना आया है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, जब वो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ऑक्सीजन जो बनता है